Knowledgeable to all students. Students, in this video we will discuss about the chapter number 2 of the first lecture. There is a data type, assignment, and important statement. In the complete lecture, that depend we will discuss about the basic language, and all the complete video depend upon the basic language. First of all, we will introduce about the basic language. बेसिक लैंग्वेज बेसिकली आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जॉन कैमनी और स्कर्ट्स ने 1963 के अंदर डॉककॉम पॉली यूएसए के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। स्टार्टिंग में जस्ट ये आपके पास एक बेसिक लैंग्वेज थी जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता था कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। आज भी कोई भी एक मतलब स्टूडेंट कंप्यूटर फील्ड में अगर इंक्लूड होता है तो उसे सबसे पहले यही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। इसके साथ एक और लैंग्वेज रिलेट करती है जो आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, दैट इज सी एंड सी प्लस प्लस है। ये दोनों लैंग्वेज आपकी बेसिक या बुनियाद को कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं, जिनमें आपको बेसिक चीज़ें डिटेल से डिस्क्राइब की जाती हैं कि लैंग्वेज है किस तरह से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सिंटैक्स किस तरह से होता है, कौन सी कमांड को स्टेटमेंट होती है जिसके ऊपर बेस्ड करके एक कंप्लीट लैंग्वेज जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है जी। So John Campbell और थॉमस कर्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डॉककॉम कॉलेज यूएसए जो कि यूएसए में गिवन है वहाँ इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। स्टार्टिंग में जैसे एक बेसिक लैंग्वेज थी जिसे हमने मतलब क्यों बेसिक के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद हमने इसके लिए एक इंटरप्रेटर बनाया। इंटरप्रेटर तीन टर्म यूज किया गई है। एक तो होता है असेंबलर, दूसरे को हम कहते हैं कंपाइलर एंड द थर्ड इज इंटरप्रेटर। ये तीन आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है। असेंबलर क्योंकि ज़्यादातर असेंबली लैंग्वेज को करता है, लेकिन ये जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं डायरेक्टली रिलेट करती है कंपाइलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क ये होता है कि कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट यानी थ्रू आउट सारी लाइनों को एक मरतबा एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन डेटा को चला रहा है। तो जीडब्ल्यू बेसिक आपके पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो क्या करता है, आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है उसे क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। बेसिक क्यों है, ये चैप्टर कंप्लीट डिपेंड करता है बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। तो बेसिक आपके पास एक लैंग्वेज है और इस बेसिक लैंग्वेज को रीड आउट करने के लिए जो हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसे हम जीडब्ल्यू बेसिक कहते हैं। ठीक है, तो जीडब्ल्यू बेसिक आपके पास क्या है, ये इंटरप्रेटर। ये एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि जीडब्ल्यू बेसिक इन तीनों में से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो इसका आंसर होगा जीडब्ल्यू बेसिक इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर लैंग्वेज। ठीक हो गया। इसकी डिजाइन इसलिए हमने इसे इंटरप्रेटर के अंदर रिलेट किया क्योंकि इसके अंदर हम जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उसे लाइन बाय लाइन यानी स्टेप बाय स्टेप करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम आगे यहाँ बात करेंगे आप कमांड के समान। ठीक है, नेक्स्ट चीज में हमारे पास मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन या मोड इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम पूरे डेटा के थ्रू लेकर चलते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मोड आता है और सेकंड है हमारे पास इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मोड डायरेक्टली से निकला है, जिसके अंदर क्या होता है कि तुम अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक इंटरप्रेटर ओपन हुआ होगा जीडब्ल्यू बेसिक, अगर मैंने डायरेक्ट मोड को सिलेक्ट किया होगा तो मैं इसके अंदर जब भी प्रोग्राम लिखूंगा वो थ्रू आउट साथ साथ चलता रहेगा। एक लाइन मुकम्मल हुई उसे कोई दूसरे चल जाएगा, फिर दूसरी लाइन में चल जाएगा, फिर तीसरी लाइन में चल जाएगा। इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बात नहीं है। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, उस वक्त तक आपकी नंबर ऑफ लाइंस नहीं चलती जब तक कि आप रन के बटन को प्रेस नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी बात करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डायरेक्ट मोड जो आप अपने प्रोग्राम की लाइन या स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑटोमेटिकली आपका जो जीडब्ल्यू बेसिक है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। ये हमारे पास डायरेक्ट मोड है। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, जब तक आप रन की कमांड या F4 को F2 को प्रेस नहीं करते तो वो क्या करता है, उस वक्त तक आपके प्रोग्राम को रन नहीं करता। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पेज के ऊपर डिफरेंशिएट बिटवीन कमांड्स एंड स्टेटमेंट। कमांड और स्टेटमेंट के अंदर क्या फर्क है। कमांड आपके पास वही नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, स्टेटमेंट पे नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। कमांड और स्टेटमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि कमांड्स के स्टार्ट में लाइन नंबर जो होते हैं वो होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, अगर इस प्रोग्राम को सिंपल इस तरह से लिख देता हूँ
तो ये मेरे पास सारी लाइनें क्या कंसीडर की जाएंगी कमांड्स। लेकिन अगर इसके शुरू में मैं लाइन नंबर राइट कर देता हूँ इस तरह से, हर लाइन को कुछ लाइन नंबर असाइन कर देता हूँ इनिशियल साइक्लोपीडी में, तो ये मेरे पास फिर कमांड नहीं देगा, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो कमांड और स्टेटमेंट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कमांड के स्टार्ट में लाइन नंबर इंक्लूड नहीं होता। जैसे अगर मैंने रन कमांड इस्तेमाल की है, एंड कमांड इस्तेमाल किया है करने के लिए, मैंने cls कमांड इस्तेमाल की है, ये कमांड्स हम आगे चौथे पेज के ऊपर पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये मेरे पास कुछ कमांड्स हैं। अब देखिए जो भी कमांड्स इस्तेमाल है इनके शुरू में लाइन नंबर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ, इनपुट स्टेटमेंट तो इसके स्टार्ट में लाइन नंबर जो है वो लाजमी इनपुट। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास टॉपिक है 2.3 दैट इज राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यूबीसी। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है बेसिक लैंग्वेज क्या है, जीडब्ल्यू बेसिक का क्या किरदार है बेसिक लैंग्वेज के अंदर, और मोड्स ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से हैं और किस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, और स्टेटमेंट और कमांड में क्या डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट में हमारे पास राइटिंग प्रोग्राम इन जीडब्ल्यू बेसिक। जब आप जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर अपने प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं तो उसमें जो किन किन चीज़ों को या किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आपके सारे प्रोग्राम को थ्रू देकर चल रहा है। सबसे पहले में हमारे पास आता है क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। क्रिएट का मतलब होता है शुरू किया जाता है, सेव उसे लास्ट में सेव किया जाता है, उसके बाद आपके प्रोग्राम को लोड किया जाता है और उससे लास्ट में उसे चलाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है जी। क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम का मतलब है कि सबसे पहले आप जब मतलब बेसिक लैंग्वेज को लिखने के लिए जीडब्ल्यू बेसिक कंपाइलर इंटरप्रेटर को ऑन करते हैं तो आपको एक खाली एम्प्टी स्क्रीन दिखाई देगी इस तरह से। यहाँ एक इंसर्शन पॉइंट लिंक कर रहा होता है, जस्ट आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, इसके ऊपर जितना भी आप डेटा राइट कर रहे हो वो व्हाइट कलर का डेटा राइट हो रहा होता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, यहाँ एक इंसर्शन पॉइंट लिंक कर रहा होता है और आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करके अपना सारा डेटा जो है सारे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो राइट करते हैं। जब आपकी सारी नंबर ऑफ लाइंस राइट हो जाती हैं मींस ये आपने क्या किया, अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया। सेकंड होता है कि जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसे सपोज आपको दोबारा भी कहीं कभी इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, रैम के अंदर उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि रैम एक स्टोरेज मेमोरी है, स्टोरेज एरिया जहाँ हम अपना डेटा जब कभी दोबारा भी इस्तेमाल करना होता है तो उसे स्टोर करके रखते हैं। उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, उसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फाइल का नाम कि किस नाम से आपने उस फाइल को सेव किया है, दूसरा फाइल की लोकेशन, किस लोकेशन के ऊपर, हम लोग पे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, किस ड्राइव के अंदर आपने अपनी फाइल को स्टोर किया। तो ये दो चीजें जरूरी होती हैं जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं। सबसे पहले फाइल का नाम कि किस नाम से फाइल को सेव किया है, और दूसरा फाइल की लोकेशन की किस लोकेशन या किस जगह पर आपने उसे स्टोर किया। ठीक है जी। इसके लिए यहाँ इसके सामने राइट किया हुआ है F4 की को आप इस्तेमाल करते हैं या सेव कमांड आपको नजर आती है, आप सिर्फ प्रेस करते हैं तो क्या वो करता है, ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ये इस तरह से ये भी दो चीजें पूछ रहा होता है, पहली चीज क्या होता है, फाइल का नेम, और दूसरा क्या है, फाइल की लोकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें राइट करने के बाद लास्ट में आपके पास ओके का बटन होता है, इसे आप प्रेस करते हैं तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। जब आपकी फाइल सेव हो जाती है तो उसके बाद उसे लोड किया जाता है। लोड और एग्जीक्यूट दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है कि लोड और एग्जीक्यूट में क्या फर्क है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है जब हम उसे रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। लोड का मतलब होता है चलाने से पहले अपनी फाइल्स को तैयार कर रहे हैं। कुछ आपके पास प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आप मतलब नॉर्मली ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि जब आप उसे चलाते हैं तो चलाने से पहले आपकी जितनी भी फाइलें होती हैं उसे आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ताकि उसे एग्जीक्यूट किया जाए। जब आप किसी भी फाइल को चलाने के लिए तैयार करते हैं, मीन आप उसे क्या करें, लोड कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में आप क्या करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जब चलाते हैं उसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जब चलाने के लिए तैयार कर रहे हैं मतलब लोड कर रहे हैं। तो लोड द प्रोग्राम के लिए आप F3 आपकी कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की में F3 सबसे पहली रो में आपके पास फंक्शन की होती है, उसमें F3 नजर आता है, इसे प्रेस करके लोड कर देते हैं, या लोड कमांड आप प्रेस करते हैं जिसके थ्रू भी आपके प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है कि आपने प्रोग्राम सारा राइट कर लिया, लोड कर लिया, लास्ट में उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसे रन करना, चलाना, उसकी कोई ना कोई आउटपुट शो करना, क्योंकि आपको कोई ना कोई आउटपुट चाहिए होती है, इसी के लिए आप इतनी मेहनत से अपना 15-20 लाइनों का प्रोग्राम राइट कर रहे होते हैं। पुराने वक्त में अगर बात करें तो 5-6 हज़ार लाइनें हम लिख रहे होते थे। आज के दौर में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी आ गई, तो हम 5-6 लाइनों में अपना सारा काम कर लेते हैं। तो उसके लिए आप F2 की फंक्शन
फंक्शनिंग की में नजर आ रही थी, या रन कमांड को आप प्रेस करते हैं जब आपने किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके बाद जब हम F2 या फंक्शनिंग की को प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन, जो भी आपने इनपुट दी होती है वो सारी ब्लैक कलर की स्क्रीन में आउटपुट शो होती है। बात क्लियर होगी? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है और राइटिंग प्रोग्राम GWC। जब GWC के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम। अब जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसे फॉलो किया जाता है। इसी तरह से जब आप बेसिक के अंदर अपना प्रोग्राम राइट करेंगे GWC को इस्तेमाल करके, तो उसके अंदर भी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होगा या कुछ रूल्स होंगे जिसको फॉलो करके आपने प्रोग्राम राइट करना है। उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो वही चैप्टर के स्टार्ट में जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी कि सिंटैक्स एरर आना शुरू हो जाएगा, आपका एरर्स आएंगे। जब एरर आएगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं चलेगा, जब नहीं चलेगा तो आपको आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम में आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की एक ऐसा स्ट्रक्चर या ढांचा बनाते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने पूरे प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले इसमें लाइन क्या बताइए, बिगिन विद अ लाइन नंबर, कि जब भी आप बेसिक प्रोग्राम को लिखें तो हमेशा लाइन नंबर से शुरू होना चाहिए। जैसे मैं एक प्रोग्राम अगर इस सिंपल सा प्रोग्राम लिखूं जिसमें मैंने दो नंबरों को जमा करना है, तो मैं एक कमांड लेता हूं cls, तो मैंने अभी बताया था cl कमांड के शुरू में लाइन नंबर नहीं आता। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट क्या है, इनपुट, दो नंबर लें n1 n2, फिर आपके पास आ जाएगा 20 में लिखे sum is equal to n1 plus n2, फिर यहाँ लिखे 30 में यहाँ आउटपुट लिख दें, आउटपुट कमांड आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, सम आ जाएगा, तो लास्ट में 40 पे आके कर दोगे। ये जनरल आपके पास प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपने क्या किया है, कमांड इसमें आपने cls कमांड को इस्तेमाल किया है प्रोग्राम को राइट करने के लिए, फिर आपने इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया दो नंबर लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, फिर आपने सम करवाने के लिए वेरिएबल सम बनाया, फिर इसके आउटपुट शो करवाने के लिए आपने सम को वेरिएबल रखा। तो लास्ट में आपने क्या किया है, आउटपुट शो करवा दिया है n2 इस्तेमाल। ठीक हो गई? तो मैं ये कह रहा है कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को शुरू करें तो हर लाइन जो है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे एक स्टेटमेंट जो आप देखिए इसके शुरू में लाइन नंबर है, इसके स्टार्ट में भी लाइन नंबर है, इसके स्टार्ट में लाइन नंबर इसलिए नहीं आएगा कि ये स्टेटमेंट नहीं है, क्या है, कमांड है। दूसरा मैं ये कह रहा है कि हमेशा प्रोग्राम को एंड करने के लिए किसको यूज किया जाए, एंड स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, आपके प्रोग्राम में रेपिटिशन अलाउ नहीं है। रेपिटिशन अलाउ का मतलब क्या है, अगर आपने cls यहाँ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो लाइनें छोड़कर फिर cls यूज करें, फिर दो लाइनें छोड़कर cls यूज करें, तो वो गलत कंसीडर किया। ठीक है? तो प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो एज इट इज जो है वो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, उनमें थोड़े सा डिफरेंट लाजमी होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या है, नंबर क्या है, वैल्यू क्या है, वो कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। रेपिटेशन का मतलब होता है चीज बार बार जरूरी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में कह रहा है टू लाइन सेपरेटिंग इन द लाइन। आप देखिए कि मैंने एक वक्त में एक लाइन राइट की हुई है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इनपुट n1 n2 के सामने सम इज इक्वल टू n1 n2 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां इसके सामने कोलन साइन यूज कर दूंगा इस तरह से, और सम इज इक्वल टू n1 n2 इसके सामने। ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक ही लाइन के अंदर मैंने दो लाइन यूज करनी होगी विद द सेपरेशन ऑफ कोलन साइन। नेक्स्ट इसमें कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल को बगैर डिक्लेयर किए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब आप किसी भी दो वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने दो नंबरों का सम करना था, तो मैं इनपुट जब तक इनपुट नहीं लूंगा तो उसे प्रोसेस भी नहीं करेगा, यानी कैलकुलेशन भी नहीं करेगा और आउटपुट भी नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट n1 n2 नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट आपने वहां सम और फिर आपने आउटपुट ले लिया, तो ये गलत कंसीडर किया। तो मैं कह रहा है कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन। बगैर डिक्लेरेशन आप किसी वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है? बाकी ये वेरिएबल की बात जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में कह रहा है फिजिकल अपीयरेंस डज नॉट मैटर। फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मैटर नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ लाइन नंबर 10 लिखी हुई थी, या 20 है, 30 है, 40 है, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइन नंबर 10 के बाद आकर, चलिए इस तरह कर देता हूँ, लाइन नंबर 10 के बाद 30 लिख देता हूँ, फिर मैं 40 लिख देता हूँ, फिर 20। तो इसमें फिजिकल अपीयरेंस टेक्निक का किया जा रहा था। अब अगर हम यहाँ देखें तो 10 के बाद किसको चलना चाहिए, 30 को, लेकिन वो क्या करेगा, डायरेक्ट आएगा किसकी तरफ, 20, क्योंकि वो इंक्रीमेंट यानी नंबर ऑफ काउंटिंग को चेक कर रहा होता है कि 10 के बाद 20 की वैल्यू होती है, फिर 30 और फिर 40। तो ऐसा नहीं करेगा कि 10 के बाद डायरेक्ट 30 को चलाएगा फिर वो 20 की तरफ मूव
करेगा। तो मैं कह रहा है फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो मैटर नहीं करता। फिजिकल अपीयरेंस ये है, लॉजिकल अपीयरेंस क्या है कि 10 के बाद 20 आता है, फिजिकल अपीयरेंस ये है कि 10 के बाद क्या आता है 30। तो लॉजिकल अपीयरेंस को फॉलो किया जाता है, फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट इनमें हमारे पास के कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक्स क्या होते हैं कि जब भी आप बेसिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप कुछ अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट का मतलब है कि आप स्मॉल एबीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप कैपिटल एबीसी यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास अपर केस और लोअर केस अल्फाबेट्स में आता है। नंबर से मुराद इनमें हमारे पास नंबर दुनिया में जितने भी नंबर है वो 0 से लेकर 9 के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। आप कोई भी नंबर ले लें, 231 है तो 2 इसमें भी इंक्लूड हो रहा है, 3 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मली नंबरों की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। इनमें फिर आपके पास इंटीजर भी आते हैं, इंटीजर यानी बगैर पॉइंट की वैल्यू, और फ्लोट भी आते हैं यानी विद पॉइंट। जैसे अगर मेरे पास नंबर है 23 तो ये इंटीजर होगा, लेकिन अगर मैं इस नंबर को लेता हूं 2.3 तो ये इंटीजर नहीं होगा, क्या होगा, फ्लोट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कह रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। तो कुछ आपके पास बेसिक लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस लेटर यानी है, आप हाई लेवल लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ आप सिंबल यूज करें। सिंबल से मुराद आपके मोबाइल पे भी मतलब इस तरह के सिंबल जैसे होते हैं, हैश है, स्टार है, बैकस्लैश है, परसेंटेज का साइन है, एक्सक्लेमेशन है, डबल कोटेशन है। इसके अलावा और आपको काफी ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर आपकी किताब के ऊपर इस टॉपिक में नजर आ रहे होंगे। ये सारे हमारी हेल्प कर रहे होते हैं जब हम अपने पूरे प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। इसके बाद इसमें हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में आपको आपके मोबाइल में भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सिंबल नज़र आ रहे होते हैं। ये सिंबल हमारी हेल्प कर रहे होते हैं अपने बेसिक प्रोग्राम को या बेसिक लैंग्वेज को लिखने में। जैसे हमने यहाँ पे बांध के हमने कोलन साइन यूज़ किया था, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसमें आएगा स्पेशल कैरेक्टर्स में ही इंक्लूड। इसके साथ इनके कुछ कॉमन नेम भी इस्तेमाल हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा नेम भी इस्तेमाल हुए हैं जो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो आपने सबको अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसकी कोई एग्जांपल दें। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, रिजर्व का मतलब होता है जो पहले से मतलब इस्तेमाल किया हो, जो पहले से मतलब किसी की मलकियत बन चुकी है। रिजर्व का मतलब आमतौर पे यही है, ठीक है, यानी वो पहले से कोई चीज़ बुक होती है। जैसे आप ट्रेन में देखते हैं तो रिजर्व सीट होती है, इसका मतलब क्या है कि वो सीट पहले से बुक है। इसी तरह से आप कंप्यूटर बेसिक लैंग्वेज के अंदर कुछ आपके पास ऐसे वेरिएबल होते हैं जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से साइन किए होते हैं। कंप्यूटर को पता होता है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और अगर आप उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए बेटा हम इसकी डेफिनेशन में प्री डिफाइंड लिखते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब है प्री पहले से, डिफाइंड जिसे पहले से बयान किया गया, इस्तेमाल करने से पहले से बयान किया गया हो, वो हमारे पास क्या होंगे, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स, ठीक हो गया जी। आप यहाँ मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आप कमांड्स पढ़ेंगे और स्टेटमेंट, उनमें जितने भी कमांड्स और स्टेटमेंट होगी वो सारी की सारी हमारे पास क्या होंगी, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास इनपुट है, तो इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है इनपुट लेने के लिए। अगर मैं इसे इस्तेमाल करूँ आउटपुट लेने के लिए तो वो बेटा क्या होगा, गलत होगा। सीएलएस का इस्तेमाल होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए, तो वो बेटा क्या होगा, गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको अभी मैंने मतलब यहाँ बात की थी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए बेटा क्या यूज किया था, फाइल नेम और लोकेशन ऑफ द फाइल। अब वो ये कह रहा है जब भी आप रैम के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो आप कोई ना कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, कोई एक अल्फाबेट बनाते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा है वो उसके अंदर स्टोर किया है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, अगर मैं इस नंबर को कहूँ कि ये डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। पहले इसे क्या किया जाएगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा a = 3। इसका मतलब क्या है कि ये एक वैल्यू है न्यूमेरिक, इसे मैंने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। बाकी लेक्चर नंबर 2 में भी हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर जो क्या करता है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर देता है। तो आपके पास एक वेरिएबल है, वैल्यू है 3, इसे आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो रैम के अंदर डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती, पहले आप उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, फिर उस वेरिएबल को फिर आप अपनी रैम में स्टोर कर देते हैं, देन अपना डेटा जो है वो उसको अंदर स्टोर होता रहता
फाइल या फोल्डर पड़ा रहता है जब तक कि आप उससे डिलीट नहीं करते। तो मैं ये कह रहा है कि वेरिएबल्स इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। आपकी जो मेमोरी होती है उसकी जो लोकेशन है, उस लोकेशन को हम कोई ना कोई वेरिएबल असाइन करते हैं। ठीक हो गई जी। जैसे ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी कि आप इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपने कोई म्यूजिक है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, कोई पिक्चर है, आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर की है, क्योंकि मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, तो आपने उसके अंदर स्टोर की है, तो डायरेक्टली स्टोर नहीं करोगे। आप देखोगे उस मूवी या उस सॉन्ग का या उस पिक्चर का कोई ना कोई नाम होगा, और हर पिक्चर या म्यूजिक का एक नाम दूसरी जैसे बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, थोड़ा सा फर्क लाजमी होगा। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा है कि वेरिएबल क्या करता है, इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, कि आपकी रैम यानी मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर करने डायरेक्ट नहीं हो सकता। पहले आप वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर वैल्यू रखते हैं, फिर वो वेरिएबल क्या करते हैं, रैम में रख देते हैं, फिर वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। अब वो ये कह रहा है कि ये वेरिएबल जब भी आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके आप अपने पूरे प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले रूल्स है कि हमेशा जो भी आपका कैरेक्टर है वो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो वेरिएबल है वो 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी वेरिएबल बनाए, जैसे मैंने बेटा एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है अली। ठीक है, क्या नेम है, अली। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो भी वेरिएबल है इसमें 3 कैरेक्टर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा है इसी तरह से 30 कैरेक्टर से ज़्यादा आपका वेरिएबल जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं अली उसके अलावा आगे बहुत बड़ा नाम लिख देता हूँ, तो वो मैक्सिमम जो कंडीशन है वो कितनी होगी बेटा, आपके पास 30 ही कंसिडर की जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें वो ये कह रहा है कि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाए तो वेरिएबल के नेम सेम नहीं होने चाहिए। वेरिएबल का जो भी नाम है वो सेम नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जो है वो सेम नेम नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने एक और बात की, जो रिजर्व वर्ड या कीवर्ड है वो आपके पास रिजर्व वर्ड या कीवर्ड जो है वो वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर बेटा मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी थी a = 3, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ CLS = 3, तो ये मेरे पास क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि ये क्या है, रिजर्व वर्ड या कीवर्ड। तो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड आप वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल्स के दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं होता। आप दरमियान में कोई ना कोई इस तरह से ब्लैंक वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई हाइफन आप यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल के अंदर आप सेम टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दो सेम वेरिएबल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को इजीली तरीके से स्टोर नहीं करते। ठीक हो गई। नेक्स्ट इसमें है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपके पेज नंबर 4 के ऊपर बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन बताए होंगे। जिनमें स्ट्रिंग है, सिंगल इंटीजर है, डबल कोटेशन है, डबल इंटीजर है। ये आपको देख लीजिएगा अच्छे से, वो टेबल उसके आगे मेमोरी कितने बाइट लेती है वो सारा डिस्कस किया गया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल। वो तमाम वेरिएबल जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की जाए। जैसे बेटा मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n = 23, n = 2.3, n = 276.3, तो ये मेरे पास इंटीजर की एग्जांपल है, न्यूमेरिक इंटीजर। ये है मेरे पास सिंगल इंटीजर की, और ये मेरे पास इसमें आएगी डबल इंटीजर में वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी। स्ट्रिंग वेरिएबल वो तमाम वेरिएबल जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कैपिटल N = इस तरह से, तो आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू a भी लिख सकता हूँ या n = अली। बात क्लियर हो रही बेटा? तो मैं ये कह रहा है इस तरह का कोई नाम आपने वेरिएबल में स्टोर करना हो या लफ्ज वेरिएबल में स्टोर करना हो, ये मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स में है। सबसे लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट क्या है। आपके पास कंप्यूटर में कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास एक मैथमेटिक्स की वैल्यू होती है 5 = 3.14157, इसकी वैल्यू बेटा चेंज नहीं होती। तो आपके पास कुछ ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है वो पूरे प्रोग्राम में एक जैसी रहे, कैन नॉट बी चेंज, तो वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। ऐसे कांस्टेंट जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो, जैसे ये मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है, न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा। और कुछ ऐसे कांस्टेंट जिनके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो, वो मेरे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट में कंसीडर किए जाए। ठीक है जी। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मोड्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, प्रोग्राम को राइट कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम क्या है, कैरेक्टर सेट क्या होता है, वेरिएबल उसके रूल्स और नेमिंग क्या है, ये नॉन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट उसके टाइप्स हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से थ्रू डिस्कस करेंगे कमांड्स क्या है और स्टेटमेंट और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कमांड्स। थैंक यू।